ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। तकनीकी क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का खतरा, ये चाइना की बात हो रही है और हमारा पड़ोसी है चाइना। अगर आप लोग मैप पर देखें ना ऐसे, तो आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है चाइना से। तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर अमेरिका को फिर से महान बनाने का संकल्प ले रहे थे, उसी दिन चीन के 40 वर्षीय युवक लियांग वैनफेंग ने अपना जनरेटिव एआई का चैटबॉट डीप सीक लॉन्च किया है और उसने अमेरिका के सैकड़ों करोड़ डॉलर की लागत और वर्षों के प्रशिक्षण के बाद बने चैट जीपीटी, जेमिनी, लामा और क्लॉड जैसे चैट बॉट को धूल चटा दी और हफ्ते भर में अमेरिका का सबसे लोकप्रिय चैटबॉट बन बैठा। और जब यह पता चला कि डीप सीक का विकास जिजियांग यूनिवर्सिटी के इंजीनियर के स्नातक ने 60 लाख डॉलर से भी कम की लागत से साल भर में ही कर दिखाया, तो अमेरिकी बाजारों में हड़कंप मच गया और चीनी कंपनी के तकनीकी विकास से ऐसी घबराहट पहली बार फैली। ऐसा नहीं कि डीप सीक अमेरिका की चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई मॉडल से आगे निकला हो। गणित, कोडिंग और सहज भाषा तर्क में वह अमेरिकी मॉडलों की बराबरी पर ही है। और पर अमेरिका और यूरोप में हड़कंप इसलिए मचा कि चीन के इंजीनियर ने कुछ लोगों और मामूली लागत से साल भर में ऐसा मॉडल तैयार कर दिखाया जो ऊंची लागत और बरसों के शोध के बाद बने मॉडलों को टक्कर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीप सीक ओपन सोर्स मॉडल है, यानी इसका प्रयोग परिष्कार वितरण मुफ्त में किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली चिपों और कम ऊर्जा की खपत से चल सकता है। और ट्रंप ने इस प्रसंग पर चिंता जताने की जगह इसे अमेरिका एआई उद्योग के लिए चेतावनी बताया और अमेरिकियों से कहा कि यदि आप इसी गुणवत्ता के मॉडल कम लागत पर बना सकें तो वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। और इससे आप देखते हैं कि एक तो अमेरिकी एआई मॉडलों की लागत पर सवाल उठे हैं और जिससे उनकी फंडिंग का संकट खड़ा हो सकता है। दूसरा यह सवाल है कि सस्ते और किफायती चीनी मॉडल मिलने पर अमेरिका के महंगे और अधिक ऊर्जा की खपत वाले मॉडल को कोई क्यों लेगा, और इससे एआई उद्योग पर अमेरिका की जगह चीन का वर्चस्व कायम हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर पैनलों के निर्माण पर भी हो चुका है। मशीन लर्निंग, रोबोट विज्ञान और ड्रोन निर्माण में भी चीनी कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन को भी रक्षा सामान के लिए घरेलू कंपनियों को तमाम आर्थिक प्रोत्साहन देने के बावजूद चीन पर निर्भरता समाप्त करने में दिक्कत आ रही है। अमेरिका और यूरोप में अभी तक चीन की छवि नकल में पारंपरिक और सस्ता माल बनाने वाले देशों की रही है और इसे बदलते और 2030 तक विज्ञान प्रौद्योगिकी में विश्व का अग्रणी बनने के लिए चीन ने 2006 में शोध और विकास यानी R&D की एक रणनीति बनाई थी और जिसे उसने अंजाम तक पहुंचा है। चीन अपना 2.5% से अधिक बजट शोध एवं विकास पर लगाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास में उसका योगदान 60% हो। और इस मामले में अमेरिका विश्व का अग्रणी देश रहा है, लेकिन अब चीन उससे बहुत पीछे नहीं है। अमेरिका शोध एवं विकास पर अपनी जीडीपी का 3.4% खर्च करता है, तो चीन 2.41% खर्च कर रहा है। और इससे अगर हम लोग भारत की तुलना करें तो भारत इस मामले में फिसड्डी और जीडीपी का मात्र 0.64% ही शोध और विकास पर खर्च कर रहा है। अब आप देखिए, शोध और विकास पर कम खर्च करेंगे तो उसमें कम उपलब्धियां रहेंगी आपको, यानी शोध एवं विकास पर चीन भारत से दुगना बजट खर्च करता है और चीन का जीडीपी भी भारत से 5 गुना अधिक है और जिसके कारण शोध एवं विकास पर चीन का खर्च भारत से 20 गुना बैठता है और यह अंतर पिछले 20 साल से चल रहा है। और शोध एवं विकास पर विश्व में सबसे अधिक खर्च करने और आर्थिक विकास में उसका योगदान सुनिश्चित करने के कारण ही अमेरिका पिछले 50 वर्षों से विज्ञान प्रौद्योगिकी में अग्रणी बना हुआ है। अब चीन उसी राह पर और भी सुनियोजित ढंग से चल रहा है और डीप सीक मॉडल के विकास से पश्चिमी देशों की नींद उड़ा देने वाली चीनी इंजीनियर वैनफेंग ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि हम अक्सर सुनते हैं चीनी और अमेरिकी एआई के बीच 1 या 2 साल का फासला है, पर असली फासला नकल और मौलिकता का है।
वह नहीं बदला तो चीन हमेशा पिछलग्गू बना रहेगा। चीन हमेशा पिछलग्गू बना नहीं रह सकता है। वैनफेंग जैसे सैकड़ों अन्वेषक गुणवत्ता और लागत में पश्चिम को चुनौती दे सकने वाली तकनीक का विकास करने में जुटे हैं। स्वच्छ ऊर्जा उपकरण और बिजली की कारें, कंप्यूटर गेम और एआई मॉडल में भी चीन की कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि उन्हें रोकने के लिए अमेरिका, यूरोप को व्यापार संरक्षण का सहारा लेना पड़ रहा है। मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण के दौर से अब संरक्षणवाद और क्षेत्रीय गुटबंदी के दौर में प्रवेश करती दुनिया में विकास करने और वर्चस्व कायम करने के लिए शोध एवं विकास पर बल देने की जरूरत और बढ़ गई है। और इसके बिना ना अपनी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता, ना अपना माल बेचकर व्यापार बढ़ाया जा सकता है। दूसरे देशों में अपना माल और सेवाएं बेचे बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। इतिहास में कोई ऐसा देश नहीं हुआ जो अपना माल बाहर बेचे बिना संपन्न बना हो। और इसलिए भारत को यदि अपनी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है तो बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ शोध एवं विकास के लिए अपने बजट को कई गुना बढ़ाना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक प्रगति में उसका योगदान अधिक से अधिक रहे, और इसके लिए उसे आर्थिक संसाधनों की जरूरत होगी जिन्हें आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों का दायरा बढ़ाए बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। करीब 25 से 40 करोड़ वाले मध्य वर्ग और लगभग 6.5 करोड़ लघु उद्यम वाले देश में 2-2.5 करोड़ लोगों के आयकर से यह सब नहीं हो सकता है। कर्ज उठाने से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है और जीएसटी से मांग घटती है और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं शिवकांत शर्मा, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। सबके हित की चिंता करे सरकार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक दलों में मुफ्त या फिर रियायती सुविधाएं देने की होड़ मची हुई है। और आप देखते हैं कि सभी घोषणाओं को रेवड़ी नहीं कहा जा सकता है। और आप देखिए कुछ घोषणाएं समय की मांग भी हैं, जैसे भाजपा का यह वादा कि वह दिल्ली के गिग वर्कर्स के लिए, ये अस्थायी वर्कर्स के लिए बात हो रही है, जैसे अमेजन, ये आप देखिए आजकल फ्लिपकार्ट इनमें लगे रहते हैं ना, इन्हीं की बात हो रही है, के लिए 10 लाख के जीवन बीमा और 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की व्यवस्था करेगी। यह अच्छी घोषणा है, लेकिन यह सुविधा तो सारे देश में गिग वर्कर को मिलनी चाहिए। एक ऐसे समय में जब गिग वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तब सरकारों को यह देखना ही चाहिए कि वे अपना जीवन यापन सही तरह और सम्मानजनक ढंग से कर सकें। और ई कॉमर्स कंपनियों के सामान के साथ खाने पीने की सामग्री की डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर कहे जाते हैं। वे स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं। उन्हें ना तो आप देखते हैं कोई छुट्टी मिलती है और ना ही अन्य सुविधा। जितना काम उतना पैसा, काम नहीं तो पैसा नहीं। कंपनी गिग वर्कर्स पर आप देखिए कम समय में सामान की डिलीवरी करने का दबाव तो बढ़ाती जा रही है, लेकिन वे उनका कार्य दशाओं में सुधार लाने को तत्पर नहीं है। उनके काम के घंटे तय नहीं है। यदि वे किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं तो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के साथ कुछ राज्य सरकार की ओर से यह सुनने को मिल रहा है कि वे गिग वर्करों के कल्याण और विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ योजनाएं लाने वाली हैं, लेकिन अभी तक वे आश्वासन के स्तर पर ही है। देश में गिग वर्करों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में गिग वर्कर्स की संख्या 77 लाख थी और जिसके 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सरकार को उनके हित की चिंता करनी ही चाहिए। जैसे गिग वर्कर तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे ही निजी सुरक्षा कर्मी भी। एक आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय 1.25 करोड़ निजी सुरक्षा गार्ड हैं। उनकी मांग बढ़ती ही जा रही है। आज हर कहीं और यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में भी निजी सुरक्षा गार्ड दिखते हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त सुध नहीं ली जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी चौकीदार चोर हैं का नारा लगा रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान चलाया और चौकीदारों यानी कि निजी सुरक्षा गार्डों को संबोधित किया। लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं हो सकी जिससे उनकी कार्य दशाएं बेहतर होती हैं। हालांकि सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए जाने वाली कंपनियों को पंजीकरण कराना पड़ता है, लेकिन वे गार्डों को क्या सुविधाएं देते हैं, इसके लिए कोई ठोस नियम कानून नहीं है। देश में रजिस्टर्ड निजी सुरक्षा कंपनियों की संख्या 23,000 से अधिक है, लेकिन चंद ही सुरक्षा गार्डों को साप्ताहिक अवकाश और भी सुविधाएं देती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। अधिकतर निजी सुरक्षा कंपनियां गार्डों से 12 घंटे काम लेती हैं और उन्हें कोई छुट्टी नहीं देती हैं। ये कंपनियां उनकी वर्दी का पैसा भी उनके वेतन से काट लेती। सरकार चाहे तो आसानी से ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे सभी कंपनियां सुरक्षा गार्डों के काम के घंटे कम करने के साथ उन्हें साप्ताहिक छुट्टी दे। हाल ही में दिल्ली में चुनाव
चुनाव आप देखते हैं कि प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की यदि उनकी सरकार बनी तो राजधानी में सभी RWA को सुरक्षा गार्ड रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन आखिर से निजी सुरक्षा गार्डों को कोई राहत कैसे मिलेगी? गिग वर्कर और निजी सुरक्षा गार्डों की अनदेखी यही बताती है कि किस तरह समाज का एक बड़ा तबका सामने होते हुए भी नीति नियंताओं की आंखों से ओझल सा है। हाल ही में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को खुश कर दिया। इस वेतन आयोग का लाभ राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी मिलेगा। पिछले सप्ताह यह खबर भी आई कि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन स्कीम को अधिसूचित कर दिया है। यदि योजना इसी 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है, नई पेंशन स्कीम को अनाकर्षक पा रहे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और एकीकृत पेंशन स्कीम लेकर आई। इस पेंशन योजना को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब अंतिम वेतन का करीब 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन स्कीम लाकर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की एक पुरानी मांग पूरा कर दी है। लेकिन उसे यह भी पता होना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी उनकी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। यह सर्वथा अनुपयुक्त है। सरकारें सबके लिए होती हैं, उन्हें जितनी चिंता सरकारी कर्मचारियों की करनी चाहिए उतनी ही अन्य लोगों की भी। इसलिए और भी क्योंकि अपने देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर है। सरकार को बजट या फिर उससे इतर यह देखना चाहिए कि आधिकारिक लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कैसे आए। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। और देखिए जो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन्हें भी कुछ आप देखते हैं कि बढ़ावा दिया जाए। इससे क्या रहेगा कि जो बेरोजगारी है ना, जो सरकारी नौकरी की तरफ रुझान है, सरकार भी कहती है और अर्थशास्त्री कहते हैं कि हर किसी को सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है, तो उन्हें तो कम से कम इस तरफ भी जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा अगर इसको मिले और सुरक्षा मिले उन्हें नौकरी की, तो वो उस क्षेत्र में भी नौकरी कर सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आपको लिखनी है, इंटरव्यू आपको देना है, तो आपकी सोच भी तो मायने रखती है। वाद विवाद अध्ययन के दौरान बुद्धि विकास हेतु वाद विवाद प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। उनमें पक्ष व विपक्ष में विचार रखे जाते हैं। इसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि प्रतिभागियों के सोचने की परिधि में विस्तार हो। सामान्य जीवन में वाद विवाद बुद्धि की कसरत से अधिक अहम की पुष्टि का विषय बन जाता है। वाद विवाद का कोई प्रयोजन होना चाहिए। बिना प्रयोजन और अहम को तुष्ट करने के लिए की गई बहस वास्तव में निरर्थक होती है। विद्वान पर्याप्त युक्ति और तर्क की अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं। वे बोलते कम हैं और सुनते अधिक हैं। यदि उन्हें कोई वाद विवाद के लिए बाध्य भी करे तो वे शांति चित्त से संक्षिप्त उत्तर देकर उसमें बहुत समय तक उलझे नहीं रहते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य अस्थायी बहस जीतना नहीं है, बड़े लक्ष्यों के लिए ऊर्जा बचाना होता है। अनावश्यक वाद विवाद मनोदशा को नकारात्मक बनाता है और बहस उत्तेजना को जन्म देती है, मन को चंचल करती है, विवेक को हर लेती है। कब एक स्वस्थ विचार विमर्श तर्क वितर्क के रास्ते चलता हुआ विवाद का रूप धारण कर लेते हैं, यह पता ही नहीं है चलता है कि निरर्थक बहस से समय की बर्बादी होती है, संबंधों में कटुता आती है, चित्त में हलचल मच जाती है और अंत में प्रतीत होता है कि हाथ में कुछ आया भी नहीं है। और अतः यदि कोई आकारण ही बहस करने के लिए बाध्य करे तो अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। पात्र व्यक्ति देखकर ही उसके समक्ष तर्क रखने चाहिए और जो उन तर्कों को स्वस्थ बुद्धि से ग्रहण करने की योग्यता रखता हो। वैसे भी मौन से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं होता है और तर्क वितर्क का लक्ष्य बुद्धि को तीक्ष्ण करना होना चाहिए, ना कि दूसरे के मस्तिष्क पर बढ़त बनाना। अमेरिकी विद्वान रॉबर्ट क्योलेन ने कहा है कि चर्चा ज्ञान का आदान प्रदान है जबकि बहस अज्ञान का। तो अच्छा कॉलम लिखा जाता है। भैया आप लोग क्या सोचते हैं? बताया करिएगा, सीखा करिएगा कुछ। एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपने कहीं बहस कर रहे होंगे तो एक आता है जो आपके तर्क को क्या करता है, आपकी बातों को काट देता है और उसके पास उन्हें काटने के कोई रीजन भी नहीं रहता है। वो कहता है ये गलत है। अब उससे पूछो क्यों गलत है, कहता है हमें मालूम नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके तर्कों को, बातों को तर्कों से काटता है और अपने ही तर्कों को अपने तर्कों से काट देता है। ये बड़े लेवल की बात होती है कि अच्छा इस सरकार में कमियां हैं, क्यों कमियां हैं और ये अच्छा किया जा सकता था। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। महाकुंभ में जो अनहोनी हुई है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है
अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। तो यहाँ क्या है, महाकुंभ हो रहा है, उसी में जो भगदड़ मची ना, उसी की बात हो रही है। महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 श्रद्धालुओं की मौत ने पुनः यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि आखिर अपने देश में भारी भीड़ वाले आयोजन में जानलेवा हादसे क्यों होते रहते हैं। और प्रयागराज में मेला क्षेत्र में रात 2 बजे के करीब भगदड़ इसलिए मच गई क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ आए और आप देखें उनके दबाव से बैरिकेड टूट गए और फिर अव्यवस्था फैल गई और इसके चलते लोग एक के ऊपर एक चढ़ते गए और आपाथापी में उन्होंने उन लोगों को भी कुचल दिया जो मौनी अवस्था पर संगम में डुबकी लगाने के लिए शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इनमें से कुछ तो वहां सो रहे थे। जब प्रशासन इससे अच्छी तरह अवगत था कि मौनी अवस्था पर करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, तब उन्हें संगम तट पर रोकने और सोने से क्यों नहीं रोका। और जब श्रद्धालुओं की अथाह भीड़ आने थी, तब लोगों को संगम तट पर प्रतीक्षा करने और विश्राम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे भीड़ का अनावश्यक दबाव बढ़ता है। प्रशासन की प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि श्रद्धालु आते जाएं और स्नान कर प्रस्थान करते जाएं। लगता है कि स्थिति का आकलन करने में चूक गया और इसी के चलते अनहोनी हो गई। इस तरह की अप्रिय घटना केवल सुरक्षा प्रबंधों में किसी कमी के कारण ही नहीं होती है, बे लोगों की ओर से अनुशासन का परिचय न देने के कारण भी होती है। पर्या आस्था के आवेग में लोग या तो स्वयं खो देते हैं या फिर सुरक्षा प्रबंधों की अनदेखी कर देते हैं। और दुर्भाग्य से कई बार वहां भी जहां कोई भी सुरक्षा व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है जब लोग प्रशासन का सहयोग करें और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार रहें। काश महाकुंभ पहुंचे सभी श्रद्धालु यह समझ पाते कि मानव इतिहास के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में उन्हें श्रद्धा भाव के साथ ही अनुशासन भाव का भी परिचय देना होगा। जब भी इसका अभाव व्याप्त होता है, भगदड़ जनित घटनाएं हो जाती हैं। यह पहले से संभावित था कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 8-10 करोड़ श्रद्धालुओं आ सकते हैं। इतनी तो अनेक देशों की कुल जनसंख्या भी नहीं है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद जिस तरह आसपास के जिलों में से आ रहे वाहनों को रोकना पड़ा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रेनों को रोक कर चलना पड़ा, उससे यह भी रेखांकित हो रहा है कि जब भीड़ प्रबंधन एक कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य दिख रहा है, तब ऐसी किसी संदेश के प्रचार प्रसार से क्यों नहीं बचा गया कि महाकुंभ में स्नान की सबसे पावन बेला मौनी अमावस्या ही है। और यह राहतकारी तो है कि भगदड़ के बाद स्थितियां नियंत्रण में कर ली गई, लेकिन जो अनहोनी हुई उसकी सही सबक सीखने अनिवार्य है। संगम नौज के बारे में आपने सुना होगा, जहां गंगा यमुना मिलती है ना, उसी की बात हो रही है, उसी क्षेत्र की। और आप देखते हैं कि क्या, और आप देखेंगे कि कहते हैं कि वहां नहाओगे तो पुण्य मिलेगा, ये होगा वो होगा। उसी के चक्कर में आप देखते हैं कि लोग वहां भगदड़ मच गई, लोग वहीं जाना चाह रहे थे। मुझे लगता है कि थोड़ा आप लोगों को भी देख के एक तरह से अनुशासन रखना चाहिए। सरकार ने इतनी व्यवस्था की हुई है और थोड़ा लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए और थोड़ा समझदार बनिए। आप कर्म अच्छे रखिए, मैं कहता हूँ आप इलाहाबाद जाइए, जहाँ अच्छे से मौका मिल रहा है वहाँ नहा के आ जाइए। आपके पाप धुल गए भाई, और इतने पाप काहे को कर रहे हैं कि भैया धोने की जरूरत पड़ रही है। मैं कह रहा हूँ लोग वही कहते हैं ना कि घर में माँ बाप को पूछ नहीं रहे और जाके सोच रहे कि हमने धर्म कर लिया तो सब कुछ कर लिया भाई। तो वो ध्यान रखा करिएगा। स्मार्टफोन का दुरुपयोग, हर हाथ में मोबाइल ने हमारी कई मुश्किलों को आसान बनाया। और मैं कहता हूं ना कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो तो उसके उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। अब किस तरह आप लोग उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग उपयोग कर रहे हैं और आप सोचिए गांव में बैठकर परीक्षा पास कर ले रहे हैं स्मार्टफोन से, यूट्यूब से आप देखते हैं क्लासें ले लेके। इसके दुरुपयोग से लोगों की जान तक जा रही है, जो गंभीर बात है। और इस दिशा में शासन के साथ साथ समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि नुकसान को रोका जा सके। बिहार की हालिया 2 उदाहरणों से समझें कि कैसे मोबाइल का दुरुपयोग भारी पड़ रहा है। मधेपुरा में कुछ युवकों ने एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार इसकी भनक जैसे ही युवती को लगी और उसने अपनी जान दे दी। हालांकि लोग लाज के डर से सौजन कह रहे हैं कि उसकी बेटी ने जान नहीं दी, एक हादसे में उसकी जान चली गई। लेकिन जिस गोपनीय तरीके से उसे दफना दिया गया वह सारी कहानी बयां कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार के ही बक्सर में 2 युवा तब मौत की आगोश में समाये जब वे तेज रफ्तार बाइक पर स्मार्टफोन से अपनी रील बना रहे थे। बाइक से दुर्घटना हुई और एक झटके में जिंदगी खत्म हो गई। रील के चस्के ने उनकी रियल लाइफ खत्म कर दी। दोनों घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है। शासन को आप देखते हैं कि तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था विकसित करनी जानी चाहिए जो आपत्तिजनक वीडियो के प्रसारण को पकड़कर उस पर रोक लगा दे। अभिभावक एवं शिक्षकों को इस तरह के मामलों पर नजर रखने की जरूरत है। हम सभी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग ना करें। विद्यालयों को भी ये आप देखते हैं कि क्या
को चाहिए कि अब वे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था में मोबाइल के प्रयोग को न्यूनतम करें। रील या इंटरनेट मीडिया का उसका उनको चस्का ना लगे। यह समस्या किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश की समस्या बन चुकी है। लिहाजा समेकित प्रयास से ही इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। एक और आपको बता दूं, अभी एक आपने वीडियो देखा होगा कि वो एक बच्चा रेल पटरी पर लेट जाता है, रेल ऊपर से गुजर जाती, किसके लिए? रील के लिए। और बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है इस रील के चक्कर में, वायरल होने, फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में। लिव इन रिश्तों में धोखाधड़ी पर लगाम आजकल आप देखते हैं कि ये भी खूब बढ़ावा हो चुका है। ये आप देखिए, कहते हैं पश्चिमी सभ्यता है, संस्कृति की बात होती, संस्कृति है। हमारे भारत में भी आजकल लिव इन रिलेशन के बारे में खूब सुन रहे होंगे। गांव में आप देखते हैं कि इसके लिए बड़ा बुरा शब्द उपयोग किया जाता है लिव इन रिलेशन के लिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सहजीवन संबंधों में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। और याद रहे कि यूसीसी नियमावली सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में विवाह और तलाक के पंजीकरण के साथ ही उत्तराधिकार से जुड़े नियम भी महिलाओं के जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाले हैं। इसी में लिव इन रिश्तों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने वाला पक्ष भी शामिल है। लिव इन में रहने वाले या फिर सहजीवन रिश्ते में साथ रहने की तैयारी करने वालों से जुड़े प्रावधान के तहत शादी के साथ साथ लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। ये आप देखिए, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। सन 2000 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यूसीसी कानून के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया के तहत जो जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में है उन्हें इसके बारे में जिले के रजिस्ट्रार के सामने घोषणा करनी होगी। साथ ही आप देखिए, लिव इन रिलेशनशिप को समाप्त करने की स्थिति में भी इस विषय में घोषणा करना आवश्यक है। और मनचाहे रिश्तों को दायित्वबोध से जोड़ने वाले इन प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड का जो निवासी राज्य के बाहर रहता है वह भी अपने जिले में अपने सह जीवन संबंध के विषय में जानकारी दे सकता है। और यूसीसी में सहजीवन रिश्तों से जुड़ा एक अहम पक्ष है भी एक समान नागरिक संहिता नियमों के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप में जन्म लेने वाले बच्चों को भी वैध बच्चा घोषित किया गया है। और आप देखिए, वस्तुतः बीते कुछ वर्षों में महानगरों में ही नहीं, दूर दराज के कस्बों, छोटे शहरों में भी सहजीवन संबंधों की ओर झुकाव बढ़ा है। और धोखाधड़ी की मनमर्जी से जोड़े गए सहजीवन संबंधों में धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। साथ रहने जीने से जुड़े तयशुदा नियमावली ना होने से यौन शोषण, जालसाजी, घरेलू हिंसा और एक दूसरे पर झूठे केस दर्ज करवाने की घटनाएं देश भर में हो रही हैं। बर्बरता से लिव इन साथी का जीवन छीनने के वाकये तो स्पष्ट बताते हैं कि वर्षों के साथ भी भावनात्मक धरातल पर कोई जुड़ाव नहीं होता है। और लिव इन के नाम पर झूठी पहचान बताकर बच्चियों महिलाओं को भरमाने का खेल भी खेला जाता है। और उत्तराखंड में यूसीसी नियमों के अनुसार अब उन लोगों का लिव इन रिलेशनशिप भी वैध, ये आप देखिए, ये उत्तराखंड में यूसीसी नियमों के अनुसार अब उन लोगों का लिव इन रिलेशन भी वैध नहीं हो सकता जो वयस्क है, पहले से शादीशुदा हैं या धोखे से ऐसा कर रहे हैं। और धोखाधड़ी के कई मामलों में बर्बरता होने के बाद महिलाओं के स्वजनों को उसके लिव इन में रहने की जानकारी मिलती है। और ऐसे में 21 साल से कम उम्र के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक युवतियों का अपने स्वजनों के इस बारे में सूचित करने का नियम सुरक्षा से जुड़ा अहम पहलू है। और असल में सहजीवन संबंधों में महिलाएं ज़्यादा ठगी जाती हैं। और उच्चतम न्यायालय द्वारा भी एक निर्णय में लिव इन संबंधों को वैधानिक बनाने और सहजीवन संबंध स्थापित करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही जा चुकी है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को, क्या नई दिल्ली में तो देखते हैं ना, दिल्ली में। ये आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको टिप्पणियाँ देखने को मिल जाएंगी, इन्हें भी देख लिया करिएगा आप लोग, ठीक है। इसकी देख सकते हैं आप लोग, इसकी PDF में एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्वच्छ छवि वालों को ही चुनाव लड़ने का अवसर। ये आप देखते हैं कि दिल्ली में इस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। और हमारे देश में तो एक तरह से परंपरा बन चुकी है कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसके चुनाव जीतने की उतनी ही संभावना बढ़ जाती है। राजनीति से अपराध को समाप्त करने के विमर्श पर देश में निरंतर चर्चा होती रहती है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दंगों के आरोपित एक व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने की अनुमति देना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फिलहाल यह स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि मौजूदा जनप्रतिनिधित्व कानून विचाराधीन
कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। यह विडंबना ही है कि कोई विचाराधीन कैदी वोट तो नहीं डाल सकता लेकिन चुनाव लड़ सकता है। कानून की इस खामी का लाभ वे भी उठाते हैं जो गंभीर आरोपों में जेल में बंद हैं। बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में करीब 50 लोग मारे गए थे। सैकड़ों की संख्या में इस दौरान लोग घायल भी हुए थे। और इस मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप न केवल दंगों से जुड़े बल्कि गृह मंत्रालय के अधिकारी की हत्या से भी जुड़े। और चिंता की बात है कि भीषण दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता था यदि राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव को मान लेते कि संगीन धाराओं में आरोपित ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की छूट ना मिले और जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है। राजनीतिक दलों ने इस उचित प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि दोष सिद्ध ना होने तक हर किसी को निर्दोष माना जाना चाहिए। और कई आप देखते हैं कि चुनाव जीत भी जाते हैं, जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ते हैं जेल से और चुनाव जीत जाते हैं। और लिहाजा इस दलील ने राजनीति के अपराधीकरण का दरवाजा खोलने का काम किया है। और कई ऐसे लोग निर्वाचित हो रहे हैं जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस सब के बाद भी आरोपित को चुनाव प्रचार की सुविधा मिल जाना घोर निराशा की बात है। निराशाजनक यह भी है कि दंगों के 5 साल बाद भी ताहिर हुसैन को सजा नहीं हो सकी। उचित होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसे जमानत देने के पहले यह सब देखता और इसकी परवाह करता कि इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्त को चुनाव प्रचार करने की छूट देने से समाज में क्या संदेश जाएगा। और आप देखेंगे कि इसमें चुनाव सुधार गंभीर मुद्दा है। वास्तविकता यह है कि चुनाव सुधार की मांग समय समय पर उठती रही है और खासकर उस समय जब चुनाव नजदीक आया अथवा चुनाव भी प्रक्रियाओं के समय ज्यादा ही चुनाव में सुधारात्मक कदम उठाने की बात की जाती रही है। मालूम हो कि कुछ दिन बाद फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होना निर्धारित है और आप देखेंगे कि अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन मसलों का हल चुनाव से पहले ही क्यों नहीं निकाल लिया जाता। और इसका उत्तर यह है कदापि नहीं है कि चुनाव आयोग शक्तिहीन हो चुका है। आज भी चुनाव आयोग में संपूर्ण शक्तियां विद्यमान हैं, वह निष्पक्षता से काम भी कर रहा है। लेकिन कुछ दशक से यह देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सदैव चुनाव सुधार की बात की जाती है लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां सदैव इसमें असहयोग और विरोध की ही प्रकट करती रही हैं। शायद यह कयास लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चुनाव सुधार से राजनीतिक दलों को यह भी भय सता रहा होगा कि उनके मनमानी और आपराधिक संलिप्तता तथा धन का अथाह उपयोग पर रोक लग जाएगा। वैसे भी भारत में होने वाले चुनाव में बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता एवं कड़वी सच्चाई है और इसके लिए निर्धारित खर्च की सीमा निरर्थक साबित होती रही है और जिसका शायद ही कभी पालन किया जाता है। और चुनाव प्रक्रियाओं में एक गंभीर मुद्दा भड़काऊ भाषण का भी है जिस पर नियंत्रण लगाने के लिए चुनाव आयोग को कठोर होना होगा। और आप देखते हैं कि आज के नेता युवाओं को भड़काने के लिए उग्र नारे देते हैं जिससे वे चर्चा में बने रहे और वास्तव में यह हाल का राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाता है। सवाल उठता है कि क्या नेताओं की जुबान अनजाने में फिसलती है या फिर जानबूझकर जुबान फिसलाई जाती है। बहरहाल मालूम हो कि नेताओं की जुबान का फिसलना जिसे हम लोग विवादित बयान भी कहते हैं वह जुबान जानबूझकर चर्चा में रहने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। और लिहाजा आप देखते हैं कि अब ध्यान रखना होगा कि जब हम स्वयं को दुनिया का श्रेष्ठ लोकतंत्र कहते हैं तब ऐसे राजनीतिक अपरिपक्वता को भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्थान देना कितना सही होगा। चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, अपराधी करार दिए जा चुके जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना राजनीति के निरपराधीकरण में सहायक सिद्ध हो सकता है। अतः निरंतर राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है और इस स्थिति में यह कदम उचित ही कहा जा सकता है कि भविष्य में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक निवारक कारक की तरह कार्य करेगा और वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने से बचेंगे। राजनीति में स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का प्रवेश होगा और इससे जनता का राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। जहां तक आजीवन प्रतिबंध का सवाल है तो यह भारतीय राजनीति को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक दूरगामी कदम साबित हो सकता है लेकिन पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40% वर्तमान सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून को सख्त करने से राजनीति के अपराधीकरण की समस्या तो दूर हो गई। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई कमजोरियां हैं, लिहाजा कमजोर आधार पर सजा को बढ़ाने से सरकार को प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने के लिए सिस्टम का दुरुपयोग करने का ही अवसर मिलेगा।
और फैसला जल्दी हो ना, अगर उसकी आप देखते हैं उसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उसे सजा होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ये आप विचाराधीन कैदियों को मिले कानूनी सहायता, ये मानवाधिकार की रक्षा से जुड़े विषयों पर आए दिन चर्चा होती रहती है। ऐसे में जेल के अंदर वर्षों से बंद विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में बात करना स्वाभाविक है, खासकर जब भारत में जेलों में बंद लगभग 2/3 कैदी विचाराधीन श्रेणी में है। वस्तुतः विचाराधीन कैदी उन्हें कहा जाता है जिन्हें उन आरोपों के लिए अब तक दोषी नहीं ठहराया गया और जिनके लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। माना जाता है कि उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया, परंतु आमतौर पर उन्हें जेलों में रखा जाता है। विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई से जुड़ा है ताकि वे गवाहों को प्रभावित ना कर सकें। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश की जेलों में 4 लाख से अधिक विचाराधीन कैदी हैं, जो कुल कैदी के 2/3 से भी अधिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को देश के सभी जिलों में जिला न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को शामिल करते हुए विचाराधीन समीक्षा समितियों की स्थापना के लिए राज्य अधिकारियों और गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। और विचाराधीन कैदियों की हिरासत के संबंध में विमर्श यह है कि कानून की प्रक्रिया द्वारा अपराध स्थापित होने से पहले कोई सजा कितनी होनी चाहिए। जेल में बंद विचाराधीन कैदी की अवधारणा दोष सिद्धि से पहले की सजा के समान है, क्योंकि उसे संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है। ऐसे में हमें विचाराधीन कैदियों और दोषियों के बीच के अंतर को समझना होगा। विचाराधीन पीड़ितों के बीच कहीं ना कहीं अधिक आर्थिक दृष्टिकोण भी एक कारक है। बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी के बाद विचाराधीन कैदियों की संख्या काफी बड़ी है, जिसका एक पक्ष आर्थिक बेरोजगारी सामाजिक है और एक बात आप देखते हैं कि तथ्य जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह है आरोपी द्वारा उचित संदेह से परे किए गए कृत्य की स्थापना। विचाराधीन कैदियों के लिए उपलब्ध न्याय प्रणाली में कैसे मजबूती और त्वरित न्याय मिले, इस पर सोचना होगा। विचाराधीन कैदियों के पास त्वरित सुनवाई के साथ साथ निष्पक्ष सुनवाई का संवैधानिक अधिकार है। अमानवीय व्यवहार के खिलाफ उन्हें सम्मान के साथ व्यवहार का अधिकार है। उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार का सामना नहीं करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उन्हें जेल से अदालत में स्थानांतरित करते समय हथकड़ी लगाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि इनके लिए वैध कारण न हो। अपने मामले में सहायता के लिए कानूनी सहायता का वे लाभ उठा सकते हैं। यदि उनके पास इसका लाभ उठाने का साधन नहीं है तो वे अदालत में आवेदन करके मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। वर्तमान में जेल प्रणाली में एक बड़े सुधार की गुंजाइश है। कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बुनियादी मानवीय मानकों तक लाने की जरूरत है। इसके लिए प्रत्येक अपराध में सजा काटने की अवधि के अनुसार एक वर्गीकरण होना चाहिए और कैदियों को उसी के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। देश में कानूनी सहायता की समीक्षा के लिए स्वायत्त निकाय की स्थापना होनी चाहिए, जो विचाराधीन कैदियों को न्याय के दायरे में ला सके, उन्हें न्याय का लाभ मिल सके। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनकी ये कहानी कवर होती है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, आजकल खूब भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं। अभी सौरभ, वो आपने देखा ना, ये जो सौरभ शर्मा पकड़ा गया मध्य प्रदेश में, जो कांस्टेबल था, और ये आप देखिए रेरा को सेव बांटने की क्या जरूरत है चल रही है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, इसकी PDF आपको मिल जाती है। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए।